जिस दिन सुचिता मैम के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाएगा, उस दिन सुचिता मैम का बात करने का अंदाज ही अलग हो जाएगा। जैसे आज भी मुस्कुरा रही है 100 करोड़ का नाम सुनकर, तो उस तरह उस दिन भी हमें लगेगा अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकाउंट में सुनील प्रसाद जी 100 करोड़ रुपया है। सुनील प्रसाद जी बोलेंगे अब मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई परेशानी आती भी है तो मैं उसको परेशानी से मैनेज कर लूंगा। तो पैसा हमें दो चीजें देता है सुचिता में, पैसा हमें सुरक्षा देता है और पैसा हमें समृद्धि देता है। लेकिन सुनील जी, पैसा हमें सुरक्षा जब ही देता है जब हमारे पास बहुत पैसा होता है। हमें सुचिता मैम 2, 4, 5, 10 लाख रुपए से सुरक्षा नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब सुचिता मैम के अकाउंट में 100 करोड़ रुपया होगा। लेकिन आप भी जानती हैं, आप मुस्कुरा रही हैं, हम सब जानते हैं हमारे जैसे साधारण मध्यम वर्गीय लोगों के अकाउंट में कभी 100 करोड़ रुपया नहीं होगा। ये बात भी सही है। तो फिर अगला प्रश्न आता है कि हमारी जिंदगी में हमें सुरक्षा कैसे मिले? क्योंकि सुचित्रा मैम, हर व्यक्ति पहले जिंदगी में सुरक्षा के बारे में सोचता है। मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। आज आप देखिए यूक्रेन में जो वहां लड़ाई चल रही है, किस तरह से हमारे जैसे लोग, साधारण लोग, हमारे जैसे लोग किस तरह से वो परेशान होकर वो जिंदगी जी रहे हैं, वहां कितने परेशान हो रहे हैं। और इसलिए कभी भी हमें ये जो पहला भाव आता है हमारी जिंदगी का, वो आता है कि हमें सुरक्षा कैसे मिले। और सुरक्षा मैम, हमारे जैसे साधारण आदमियों को भी सुरक्षा मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? 3 बातें हमें जिंदगी में सबसे पहले करनी चाहिए। और ये मैं आपके जो युवा यहाँ लोग हैं, आपके जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ, और आपके स्टूडेंट को मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन जो बच्चे हैं और जो यहाँ यंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहना चाहता हूँ, ये 3 बातें जिंदगी में सबसे पहले कर लें जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करें। और ये बहुत जरूरी है तीनों बातें। पहली बात है सुनीता मैम और सुचिता मैम, हर व्यक्ति को पर्याप्त जीवन बीमा लेना चाहिए। एवरी अर्निंग मेंबर मस्ट हैव एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर। अब स्वाभाविक सुचिता मैम आपसे पूछेंगे भाई लाइफ इंश्योरेंस कवर क्यों लें हम? तो मैडम आप जानती हैं हमारी जिंदगी कितनी अनिश्चित है। आज हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ईश्वर करे हम 100 साल ऐसे जिंदगी जिए, लेकिन कल का हमें पता है क्या? कल क्या होगा हमारी जिंदगी में? किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। और ये जो पता नहीं है, ये डर हमारी जिंदगी में हमेशा बैठा रहता है, हमेशा बैक ऑफ। और ना सिर्फ आपके दिमाग में बैठता है मैडम, ये हमारे परिवार के लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि भाई कल क्या होगा। और ये विशेष तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए सुचिता मैम जो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, दोज हु आर द सोल अर्नर इन द फैमिली। क्योंकि आज मैं मेरे परिवार में अकेला कमाने वाला हूं, मेरे परिवार का सब अच्छा चल रहा है, मेरी इनकम आ रही है, बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, घर में रहते हैं, और जिंदगी जो अच्छी चल रही है, और जिंदगी में आगे जो कुछ करना है वो भी मेरी प्लानिंग है, मैं क्या क्या करूंगा। लेकिन अगर कल मेरे साथ कुछ हो गया और मैं परिवार के लिए उपलब्ध नहीं होता हूं कल से, तो मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? और जो मेरी जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी होगी? मेरे परिवार कैसे जिएगा? ये हमें डर हमेशा रहता है। और इस डर को खत्म करने के लिए ही हम जीवन सुरक्षा लेते हैं, जीवन बीमा लेते हैं, कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है सुचिता मैम, तो मेरे परिवार को इतना पैसा मिले कि जो वो जैसा सोच रहे थे जिंदगी जीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई है, घर का राशन है, और सारी और बहुत बच्चों की शादी है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, वो सारी चीजें यथावत होती रहे, जैसा हमने प्लान किया था वैसी होती रहे, इसलिए हम जीवन बीमा लेते हैं। और जीवन बीमा, लेकिन हम एक गलती होती है हमारी, हम साधारण मध्यम वर्गीय लोग, सुचिता मैम, हम जीवन बीमा लेते तो हैं, आपने भी शायद जीवन बीमा लिया होगा, लेकिन हम जीवन बीमा नाम मात्र का लेते हैं, 5 लाख का, 10 लाख का। इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको सबको बहुत अच्छी तरह ये कड़वा सच बता देना चाहता हूं कि जीवन बीमा हमेशा पर्याप्त होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस हैज टू बी एडिक्वेट। और उसकी डेफिनेशन क्या है मैडम पर्याप्त की? आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। कम से कम आपकी सालाना आमदनी का 10 गुना, मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम।
अब मान लीजिए सुचिता मैम, आपका सालाना आमदनी 20 लाख रुपया है, मान लेते, आपके बहुत ज्यादा है लेकिन हम मान लेते हैं चलो 20 लाख रुपया है, तो आपको कितना जीवन बीमा लेना चाहिए? कम से कम 2 करोड़ रुपए आपको जीवन बीमा अपना लेना चाहिए। आप बताइए, आपने लिया है इतना? नहीं लिया, नहीं लिया। ज्यादातर लोगों ने, हमारी उम्र जैसे लोगों ने नहीं लिया होगा, क्योंकि उस टाइम जो जीवन बीमा हुआ करता था मैडम, 2 तरह का हुआ करता था, मनी बैक और एंडाउमेंट। उसकी प्रीमियम बहुत ज्यादा आती थी। अगर हम 1 करोड़ का बीमा लेंगे तो हजारों रुपए की प्रीमियम आएगी, जो हम दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम जीवन बीमा पर्याप्त नहीं लेते थे। लेकिन गजानन साहब, आजकल जीवन बीमा का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में है, जो हमारे टाइम नहीं था सुचिता मैम। उस प्रोडक्ट का नाम है टर्म इंश्योरेंस, TERM, टर्म इंश्योरेंस। ये सही मायने में बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। ये मैं किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूँ टर्म इंश्योरेंस का फायदा क्या है, कि इसमें बहुत कम पैसे की प्रीमियम देकर हम बहुत अच्छा, सुनील प्रसाद जी, इंश्योरेंस ले सकते हैं। सुचिता मैम, अगर किसी की उम्र 25 से 30 साल है तो वो 500-600 रुपए महीना देकर 1 करोड़ का जीवन बीमा ले सकता है। लेकिन अगर आप मनी बैक और एंडोमेंट में जाएंगी सुचिता मैम, तो आपको 1 करोड़ बीमा लेने के लिए 40-50 हजार रुपए महीने की प्रीमियम देनी पड़ेगी, जो हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं गजानन जी कि आजकल टर्म इंश्योरेंस एक अच्छा प्रोडक्ट है, जहां आपको, युवा लोगों को सोचना चाहिए कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और एक बात और है सुचिता मैम, इंश्योरेंस के बारे में, जितनी जल्दी लेंगे उतना प्रीमियम कम आएगा। इंश्योरेंस की प्रीमियम आपके उम्र से जुड़ी हुई है। तो अगर किसी की उम्र 25-30 साल है तो उसका प्रीमियम 500-600 रुपए आएगी। लेकिन वही अगर आदमी 10 साल प्रीमियम, वो इंश्योरेंस नहीं लेता है, 10 साल बाद सोचता है तो 1 करोड़ लेने की प्रीमियम, इंश्योरेंस लेने की, तो उसकी प्रीमियम 20-30 हजार रुपया महीना आएगी, जो वो शायद नहीं ले पाएगा। इसीलिए है कि इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी लेना चाहिए और पर्याप्त लेना चाहिए। ये पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात मैं सबको बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति का जिंदगी में पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। अब सुचिता मैम, जीवन बीमा अलग है, स्वास्थ्य बीमा अलग है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक ही मान लेते हैं। सुचिता मैम कह लेंगे, अरे भाई मैम, अगर आपने जीवन बीमा के लिए कह दिया तो अब स्वास्थ्य बीमा क्यों ले हम? दोनों दोनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रोडक्ट है, और दोनों के लेने के उद्देश्य भी अलग अलग है सुचिता मैम। जीवन बीमा हम लेते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को पर्याप्त पैसा मिले, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके और सारी बातें हो सके। और स्वास्थ्य बीमा हम इसलिए लेते हैं सुचिता मैम, कि अगर मेरे ऊपर या मेरे परिवार के किसी मेंबर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई अचानक बीमारी हो जाती है, कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, तो सुचिता मैम हम कहाँ जाएंगे? आप भी जानते हैं, हम जबरदस्ती हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वो सुविधाएं नहीं है। बदकिस्मती हमारे देश की अभी, कि गवर्नमेंट में हेल्थ सेटअप इतना अच्छा नहीं है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में दूसरी परेशानी है, वहां जाएंगे अगर कोई आदमी 10-15 दिन वहां रह जाता है सुचिता मैम, वो 10-12 लाख रुपए का बिल बना देंगे, वो बड़े महंगे हैं वो। तो स्वास्थ्य बीमा हम इसलिए लेते हैं सुचिता मैम, कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, अच्छा से अच्छा इलाज करवाएं, और उस इलाज का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी सीधा हॉस्पिटल को दे दे। आपको कुछ नहीं देना पड़े, आप जाइए हॉस्पिटल में, इलाज करवाइए और घर आ जाइए। तो इसके लिए हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। और आप भी जानते हैं मैडम, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, किसी की कोई बीमारी कभी कुछ भी आ सकती है, इसलिए हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। और उसके लिए एक बड़ी अच्छी पॉलिसी आजकल मार्केट में अवेलेबल है सुचिता मैम, आप नोट कर लीजिए। उस पॉलिसी का नाम है फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कवर, FLOATER, फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कवर। इस फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कवर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें ना सिर्फ आपका स्वास्थ्य बीमा होता है, बल्कि आपके परिवार का, आपके बच्चों, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, इवन आपके सास ससुर का, इन लॉज का भी बीमा एक पॉलिसी में हो जाता है। तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा हो गया एक पॉलिसी में। और इसलिए फ्लोटर इसलिए बोलते हैं सुचिता मैम इस पॉलिसी को, कि ये पॉलिसी घूमती रहती है सारे परिवार में। अगर परिवार के किसी भी मेंबर को कोई परेशानी आ गई
तो वैशाली मैम हम उससे हमारे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहां इलाज करा सकते हैं, घर आ सकते हैं बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी खर्चे के। इसलिए हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं। और इसका भी एक बात वही है वैशाली मैम, जितनी जल्दी आप स्वास्थ्य बीमा लेंगे उतनी प्रीमियम कम आएगी। जितनी जल्दी का मतलब मैं आपकी उम्र से बोल रहा हूं, जितने आप उम्र कम होगी आपकी और उतनी प्रीमियम कम। तो कृपया करके पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा लीजिए। और पर्याप्त की डेफिनेशन ये है सुचिता मैम, अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो आपके पूरे परिवार का 25 से 30 लाख का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं, 2 टायर में रहते हैं, 3 टायर सिटीज में रहते हैं, तो आपका करीब 15 से 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पूरे परिवार का जरूर होना चाहिए। ये दूसरी बात मैंने बोली। अब तीसरी बात मैं एक बार और कहना चाहता हूं, और सुचिता मैम आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कोरोना ने हमारी जिंदगी बदल दी है। आप सब जानते हैं कोरोना ने हमारी जिंदगी बदल दी है। हमारा मिलना जुलना, उठना बैठना, लोगों से बात करना, सब कुछ बदल गया है। लेकिन कोरोना हमें कई जिंदगी में सीख भी देके जा रहा है। अभी गया नहीं है, पहली बात तो यही है अभी वो। लेकिन कोरोना ने हमें बहुत सीख भी दी है। और सबसे बड़ी सीख क्या दी है सुचिता मैम, आप नोट करनी चाहें तो, कोरोना ये सीख देके जा रहा है कि हर परिवार के पास, हर एक परिवार के पास 5 से 7 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। ये रोहिणी बी मैम, अब इनका नाम लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अपने जो नाम डाला हुआ है रोहिणी बी डाला हुआ है, इसलिए मैं इनको इस नाम से ही संबोधित कर रहा हूं कि रोहिणी मैम आप बड़ी खुश, आप भाग्यशाली हैं, आपकी जिंदगी चल रही है, आपकी जॉब चल रही होगी, आपको सैलरी मिल रही होगी। लेकिन आप जानती हैं लाखों लोगों की जॉब चली गई थी कोरोना में। लाखों लोगों के प्रोफेशंस बंद हो गए थे, लाखों लोगों के बिजनेसेज बंद हो गए थे सुनील जी। और लोग कितनी परेशानी से गुजरे हैं हम वो बात महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये परेशानी भविष्य में भी कभी आ सकती है रोहिणी मैम, रोहिणी बी मैम। हो सकता है भविष्य में कभी ये दोबारा कोरोना आ जाए ऐसी, या कोई और बीमारी आ जाए तो, और अगर मेरी जॉब टेम्पररी चली जाए, या मेरी सैलरी कम हो जाए, या मेरा बिजनेस बंद हो जाए, या मेरा प्रोफेशन बंद हो जाए, तो 5 से 7 लाख रुपया अगर मेरे पास अलग रखा हुआ है इमरजेंसी फंड का, उस फंड से सुचिता मैम मैं मेरे परिवार का खर्चा कम से कम 1 साल आराम से चला सकता हूँ, या चला सकती हूँ। इसके लिए हमें एक 5 से 7 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। और ये बात आप सुनील जी आप जानते हैं, 5 से 7 लाख रुपए हमारे लिए कोई छोटी रकम तो नहीं है, बड़ा अमाउंट है। लेकिन इसको हम धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं, हम इसको धीरे धीरे हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और 2-4-5 साल में जब ये पैसा इकट्ठा हो जाए, जब रोहिणी बी मैम आपको एक वादा करना पड़ेगा अपने आप से और अपने परिवार को साथ लेकर, कि ये जो पैसा मैंने इमरजेंसी फंड का इकट्ठा किया है, इसको कभी भी किसी और काम में यूज नहीं करेंगे। ये इमरजेंसी के लिए अलग ही रहेगा। कभी भी ये इतना वादा, ये आसान नहीं है वादा करना। अभी आप हाथों कर रही है, क्यों कि जब 5-7 लाख रुपए हाथ में होता है तो हमेशा टेम्पटेशन रहेगा, अरे बाबा घूम के आ जाते हैं, घर में कोई सेलिब्रेशन कर लेते हैं, घर का रेनोवेशन करवा लेते हैं, कुछ भी मतलब दिमाग में आएगा हमारा बात। लेकिन नहीं, एक वादा हमें हमेशा करना पड़ेगा सुनील जी, कि इस इमरजेंसी फंड को मैं हमेशा अलग रखेंगे हम। ये परिवार के किसी काम नहीं आएगा, ये केवल इमरजेंसी में ही आएगा, कोई परेशानी आती है उसी में काम आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुचिता मैम कि इस पैसे को आप अपने घर में रखिए, इकट्ठा करके रोज काउंट करते रहिए, घर में रखिए, या अपने बैंक अकाउंट में छोड़ दीजिए, ये भी नहीं कह रहा हूँ। इस पैसे को आप बैंक में एफडी करवा दीजिए, एफडी सुरक्षित भी रहती है और जब चाहे जब निकाल सकते हैं। या लिक्विड फंड में म्यूचुअल फंड में एक लिक्विड फंड कंसेप्ट होता है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं, वो भी एफडी जैसा ही होता है, जब चाहे पैसे आप निकाल सकते हैं, तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो तीसरी बात मैंने क्या बोली आपको सुचिता मैम, हर परिवार का 5 से 7 लाख रुपए का एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। 3 बातें मैंने बोली है, और ये तीनों बातें रोहिणी बी मैम ये केवल आपको सुरक्षा देगी, सिक्योरिटी देगी, ये आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं देगी। पर्याप्त जीवन बीमा होना चाहिए, पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा पूरे परिवार का होना चाहिए, और हर परिवार का 5 से 7 लाख रुपए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात समृद्धि की कर लेते हैं। अभी तक बात हमने सुरक्षा की, अब समृद्धि की कर लेते हैं। समृद्धि के लिए क्या जरूरी है सुचिता मैम आपको पता है?
जिसकी बातें हम अक्सर बात ही नहीं करते हैं हम, लेकिन वो बहुत जरूरी है। वो क्या है? हम, जब मैं आपसे पूछता हूँ आपके आपके इनकम का मेन सोर्स क्या है, आप क्या बोलेंगी? सैलरी जो आपको मिलती है, यही बोलेंगे ना, कि जो हमें सैलरी मिलती है हमारे एम्प्लॉयर से, आपके कॉलेज से मिलती है, या कहीं भी हम जॉब कर रहे हैं हमें सैलरी मिलती है, या बिजनेस से जो पैसा मिलता है, या प्रोफेशन से पैसा आता है, वो ही हमारा इनकम का सोर्स है। और यही बात हमारा दिमाग रुक जाता है, इसके आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन एक और सोर्स है सुचिता मैम, वो मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ, आप जानती भी हैं शायद उसे, लेकिन उस सोर्स के बारे में बात हम आज ज्यादा करेंगे। और रोहिणी मैम, वो सोर्स क्या है आपको पता है? मेरा पैसा भी मुझे पैसा कमा कर दे। माई मनी शुड ऑल्सो अर्न मनी फॉर मी। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स इन अवर लाइफ। हम उसकी बात ही नहीं करते हैं। अरे बाबा, मुझे तनख्वाह मिल रही है, डीए लग रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है, प्रमोशन हो रहा है, सब ठीक है ना। हम इसी पे सारा ध्यान जिंदगी भर देते रहते हैं। जबकि दूसरा जो सोर्स है रोहिणी मैम, अब आपका नाम मैं बार बार रोहिणी लूंगा क्योंकि आपका नाम वही लिखा हुआ है। हमारे दूसरा जो सोर्स है वो है हमारा पैसा भी हमें पैसा कमा कर दे। माई मनी शुड ऑल्सो अर्न मनी फॉर मी। और एक बात मैं हमेशा मेरे इस प्रोग्राम में कहता हूं कि जो हमारा पैसा कमा कर देगा ना, हमारा पैसा, सुचिता मैम, ये आपका तीसरा बच्चा है। इट इज योर थर्ड चाइल्ड। अक्सर हम अपने दो बच्चे होते हैं उन्हीं की बात करते हैं, लेकिन तीसरे बच्चे की भी बात कीजिए। क्यों? कि दो बच्चे आपको कभी धोखा दे सकते हैं, कभी दे सकते हैं, आपका शायद ध्यान नहीं रखें। लेकिन रोहिणी मैम, ये जो तीसरा बच्चा है आपका, जो पैसा से पैसा कमाने वाला बच्चा है, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, यही आपका ध्यान आगे जाके रखेगा। तो इसलिए कृपा करके इसको बच्चे से ज्यादा समझ कर पालिए, और उसी तरह से पालिए जैसे आप बच्चे को पालते हैं। अब ये पैसे से पैसा कैसा कमाया जाए, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सुचिता मैम, आप जानती हैं हमारा मेन सोर्स हमारी सैलरी है, हमारी इनकम है। इस इनकम का हम क्या करते हैं? हमारी इनकम का बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? हमारे खर्चों में चला जाता है। हमारी मंथली एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और भी जो खर्चे होते हैं हमारे, उसमें चला जाता है। लेकिन एक बात हमारे सब भारतीयों के खून में है, वैशाली में, आपके खून में भी है, अब भी भारतीय, इसलिए आप अलग नहीं है। हम सबके खून में एक बात है, और वो आप भी जानती हैं क्या बात है। और वो बात ये है रोहिणी मैम, कि जो पैसा हमें मिलता है, जो हमारी इनकम होती है, वो सारी हम कोशिश करते हैं कि सारी इनकम हम खर्च ना करें। हर इंसान कोशिश करता है। जो आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है वो भी कोशिश करता है कि 500-700 रुपए में अलग कर लूं। और जो अच्छा, वैशाली मैम और सुचिता मैम तो बहुत अच्छा कमा रही है, तो वो तो जरूर चाहेंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा अलग रखूं। तो जो पैसा हम अपनी इनकम में से खर्च नहीं करते हैं, सुचिता मैम, उसे क्या कहते हैं आपको पता है? उसे हम बचत कहते हैं, उसे हम सेविंग्स कहते हैं। मैं गलत, छोटी साधारण बात कर रहा हूं। और हम सब बचत करते हैं। हम जो भी इंडियन है, हमारे सब भारतीयों के खून में है ये, कि हर इंसान कोशिश करता है कि वो बचत करे, ज्यादा से ज्यादा बचत करे। तो जो पैसा हम अपनी इनकम में से खर्च नहीं करते हैं, उसको हम बचत कहते हैं। लेकिन एक कमी हम में है सुचिता मैम, वो आप में भी होगी शायद, मेरे में तो है कम से कम, आप में शायद ना हो, रोनी मैम में भी शायद ना हो। और वो कमी ये है कि हम बचत तो करते हैं, लेकिन बचत के बारे में बड़े कैजुअल है। कैजुअल इस तरह से, सुचिता मैम ने इस महीने 10,000 बचा लिए, अगले महीने 12,000 बचा लिए, तीसरे महीने 5,000 बचा लिए, चौथे महीने 8,000 बचा लिए, ऐसा ही चल रहा है। और ये कैजुअलनेस हमें आखिरी में बहुत नुकसान देती है, ये बात समझ लीजिए। और इसीलिए रोहिणी मैम, मैं सबसे पहली बात सब पार्टिसिपेंट को ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, कि कृपया करके अपनी आमदनी में से कितना पैसा आप बचा सकते हैं, इसका निर्धारण कीजिए, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। और ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं रोहिणी मैम, अक्सर लोग कहते हैं आप 20% बचाइए, आप 30% बचाइए, आप 40% बचाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं रोहिणी मैम, मैं कह रहा हूं आप डिसाइड कीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपकी इनकम 50,000 है महीने की, आपके खर्चे 40,000 हैं, तो आप क्या कह रही हैं? आप इनडायरेक्टली ये कह रही हैं कि आप 10,000 रुपए बचा सकती हैं। और फिर मेरा आपसे आग्रह, बहुत बहुत जोर देकर आपसे आग्रह है, कृपया करके इस 10,000 रुपए को हर महीने जरूर बचाइए।
ये वादा आपको अपने आप से करना पड़ेगा कि मुझे ये 10,000 रुपए, 10 हो, 20 हो, 50 हो, अलग बात है, लेकिन जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं रोहिणी मैम, उस पैसे को हमेशा हर महीने बचाना है, रिलीजियसली बचा है। जो ही सैलरी आती है, जो अगर आप 10,000 बचा रहे हैं, 10,000 को अलग कर लीजिए, आपका सैलरी आई नहीं, आपकी सैलरी 40,000 आई है, यही मानिए आप। ये आपको बड़ा मुश्किल लगेगा रोहिणी मैम, लेकिन असंभव नहीं है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, ऑफ कोर्स टफ, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अगर हम ये बात कर लें, ये अनुशासन पैदा कर लें सुचिता मैम अपने बारे में, अपने परिवार से साथ बात करके, कुछ भी हो जाए मुझे ये पैसा हर महीने बचाना ही बचाना है, तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, जिंदगी में 15-20 साल बाद अगर आपने ऐसा कर लिया लगातार, तो ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जा रहा हूं, आप मेरी बात जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इसलिए ये अनुशासन बहुत जरूरी है कि एक पैसे, एक अमाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए और उसको रिलीजियसली हर महीने बचाते रहे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए कम वाट में। इतना आपको अपने से पक्का वादा करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बचत के बारे में रोहिणी मैम कहना चाहता हूं, अपनी बचत को हर साल कम से कम 10% बढ़ाते रहिए। अब सुचिता मैम ये भी संभव है, कैसे संभव है? आपको इंक्रीमेंट मिलता है, आपको डीए मिलता होगा, आपको और अलाउंसेज मिलते हैं, हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है ना, हमारी सैलरी बढ़ती जाती है सैलरी, तो सैलरी के बढ़ने के साथ साथ हमें बचत भी बढ़ानी है सुनील जी, और कम से कम 10% अपनी बचत को बढ़ाना है। अगर आप इस साल सुनीता मैम 10,000 रुपए महीना बचा रहे हैं, तो अगले साल आपको 11,000 रुपए महीना बचाना है, और तीसरे साल रोहिणी मैम फिर आपको 12,100 रुपए बचाना है। मतलब हर साल 10% बढ़ाते रहना है। और फिर कहता हूं ये मुश्किल है वैशाली मैम, लेकिन ये असंभव नहीं है, हम थोड़ा सा अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और रोहिणी मैम एक बात जिंदगी में बिल्कुल मान लीजिए, बिना सेक्रीफाइस की जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। कोई तकदीर वाले होंगे, बात लाखों में से 10 आदमी तकदीर वाले होंगे, उनकी बात भूल जाइए। हमारे जैसे साधारण आदमियों को मेहनत से, मशक्कत से और त्याग से ही हमारी समृद्धि आएगी। वी विल गेट प्रॉस्पेरिटी ओनली थ्रू कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड सेक्रीफाइसेस। ये आपको जिंदगी में याद रखना चाहिए। तो दूसरी बात मैंने बोली आपको, बचत को हर बार 10% बढ़ाना है। अब सुचिता मैम कहती है ठीक है जी, अब आपने दोनों बातें कही है तो कोशिश करेंगे, वादा तो नहीं कर रही है अभी ये, लेकिन कह रही है ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आपसे वादा लेने का है, कृपया करके ये वादा करके आज जाइए। जितनी उम्र, आप कभी मत सोचिए मेरी उम्र इतनी हो गई, अब आज से स्टार्ट कीजिए। तो ये दो बातें आप बचत के बारे में कीजिए, क्योंकि ये दोनों बातें आपके प्रॉस्पेरिटी के फाउंडेशन स्टोन है रोहिणी मैम, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों बातें। तो पहला, आपने पैसा बचाया, आपने बचत की। अब अगली बात आती है सुचिता मैम, पैसा तो हमने बचा लिया, इस बचत का हम क्या करें, या हम क्या करते हैं रोहिणी मैम? इसके पास हमारे पास दो तरीके हैं रोहिणी मैम, जो बचत का हम कैसे करें इसके लिए दो तरीके। एक तरीका तो मेरा जैसा मूर्ख जरूर करता होगा, मेरे जैसे बहुत मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में। वो क्या करता है रोहिणी मैम, पैसे तो वो बचा रहे हैं या बचा रही हैं हर महीने, लेकिन वो क्या कर रही है पागलपन या गलत काम क्या कर रही है, मैं गलत बोलता हूं उसे, सैलरी आई, बचत निकाली, अपनी जितनी भी आप बचत कर रहे हैं घर में काउंट किया, घर में बक्से में हर महीने रखे जा रही है। सुचिता मैम चुपचाप रखे जा रही, किसी को बता भी नहीं रही है, और हर महीने किए जा रही है, या अपनी बचत को बैंक खाते में छोड़े जा रही है। मैं आप सब पार्टिसिपेंट को कहना चाहता हूं, सुनील जी सबको कहना चाहता हूं, कभी भी जिंदगी में ये नहीं करना चाहिए। रोहिणी मैम, ये अपने अपने लिए, अपने ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है, अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा अन्याय है, और सुचिता मैम ये देश के लिए भी बहुत बड़ा अन्याय है। कभी भी बचत को करके बचत को ना घर में रखना है या अपने बचत खाते में छोड़ना है। अब स्वाभाविक है, फिर सुचिता मैम पूछेगी हम क्या करें, उसका फिर दूसरा रास्ता है, और वो दूसरा रास्ता आप लिख लीजिए। वो रास्ता क्या है कि हम जो बचत कर रहे हैं उस बचत को नंबर 1, या तो हम किसी प्रॉपर्टी में या असेट में लगाएं जिसकी कीमत फ्यूचर में बढ़ जाएगी। वी में पुट ओवर मनी
और we may put our savings into some acquisition of some assets, value of which will increase in future, and और दूसरा, इस बचत को कैसे किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाएं सुचिता मैम, जो हमें भविष्य में रिटर्न देगा, हमें कमा कर देगा। और ये इस लगाने की प्रक्रिया को रोहिणी मैम क्या कहते हैं आपको पता है? बचत को इस लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हम निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो पहला कदम सुचिता मैम बचत करना है और दूसरा कदम है निवेश करना है। कभी भी बचत को रोकना नहीं है, बचत को निश्चित तौर पर निवेश ही करना है। क्यों कि रोहिणी मैम, आपकी समृद्धि केवल निवेश से आएगी, बचत से नहीं आएगी। बचत करना बहुत जरूरी है, लेकिन बचत करके रुक जाना नहीं है, उसको हमें निवेश करना है। तो द सेकंड स्टेप ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी रोहिणी मैम इज योर इन्वेस्टमेंट। आपको बचत को निवेश करना है, और हम सब निवेश करते हैं। सुचिता मैम ने कहीं कहीं पैसा लगाई रही होंगी अपना, कहीं कोई ये कहीं कहीं निवेश कर रही होंगी, हम सब निवेश करते हैं। तो हम सब निवेशक हैं, हम सब निवेशक हैं। लेकिन सुचिता मैम, एक चीज आप ध्यान रखिए, हम निवेशक तो हैं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, पता नहीं सुचिता मैम मानेंगी या नहीं मानेंगी, लेकिन ये मध्यम वर्गीय लोगों की ये बदकिस्मती है कि ज्यादातर लोग पैसा बचाते भी हैं, पैसा बचाकर निवेश भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिंदगी भर केवल पैसा इकट्ठा करने वाले लोग होकर रह जाते हैं। वी जस्ट रिमेन मनी एक्यूमुलेटर्स। हम केवल पैसा, मानते भी नहीं इस चीज को, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन केवल हम पैसा इकट्ठे करने वाले लोग होकर रह जाते हैं। हम पैसे से पैसा बनाने वाले लोग नहीं हो पाते हैं। जबकि आप ये बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए रोहिणी मैम, आपकी समृद्धि आएगी जब आपकी पैसे से पैसा बनेगा, जब ही समृद्धि आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है ज्यादातर लोगों, और वो क्यों नहीं होता उसका कारण है, और वो कारण बड़ा साफ है। सुचिता मैम बहुत अच्छी तरह जानती है वो कारण ये है, मैं बोलूंगा तो वो समझ जाएंगी। हम ज्यादातर लोग, मध्यम वर्गीय लोग, जिंदगी में रिस्क लेना नहीं चाहते। अरे बाबा रिस्क की बात मत करो, जोखिम की बात मत करो। जब भी कोई बात आती है सुचिता मैम चैट बॉक्स में मैसेज डाल देगी, सर रिस्क की बात मत करो, हमें कोई सेफ इन्वेस्टमेंट की बात बताओ। ऐसा होता है अक्सर, हमारा माइंडसेट ऐसा ही है ना कि हम रिस्क की बात ही नहीं करना चाहते। क्यों? अरे बाबा हमें रिस्क नहीं लेना है। अरे बाबा नौकरी पेशा लोग हैं, हम रिस्क कैसे लें? मेरा पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा, मेरा पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा? ये हमारे दिमाग में बहुत गहरा बैठा हुआ है। लेकिन अब मैं जो बात कह रहा हूं, पता नहीं आप मानेगी नहीं माने रोहिणी मैम, ये एक बात बड़ी कड़वी सच्चाई है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, निवेश में रिस्क है। आप चाहे माने चाहे ना माने, कुछ भारत सरकार की योजनाओं को छोड़ दीजिए, कुछ भारत सरकार की योजनाओं को छोड़ दीजिए रोहिणी मैम, जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, ज्यादातर निवेश में रिस्क है, जोखिम है। वैशाली मैम, ये बात आपको बड़ी ईमानदारी से माननी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, निवेश में रिस्क है। और जब आप ये स्वीकार करेंगे, रिस्क क्या होता है सुचिता मैम? रिस्क यही होता है मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा कम हो जाएगा, मुझे कम फायदा होगा, यही तो रिस्क है। लेकिन ये रिस्क है, पहली बात आपको ये माननी पड़ेगी कि ये रिस्क है, लेकिन इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं, इस रिस्क को रोहिणी मैम हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? रिस्क है, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, हमें समझदार होना चाहिए कि हम अपनी रिस्क को कैसे मैनेज करें, कैसे मिनिमाइज करें। और उसके लिए दो शब्दों का फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ सुचिता मैम, आप सबको, सुनील जी, वैशाली मैम, सबको दे रहा हूँ। बड़ा साधारण, बच्चों को भी दे रहा हूँ, सबको मैं। बहुत साधारण फार्मूला है। सुचिता मैम को शायद हंसी भी आएगी मैं जब बात करूंगा, ये क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी साधारण बात आप कर रहे हैं। बहुत साधारण फार्मूला है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण फार्मूला है, और ये फार्मूला आपकी जिंदगी बदल देगा अगर इस फार्मूले को आपने अपनी जिंदगी में उतारा तो। सोचा मैम लिखने से कुछ नहीं होगा, जरूर लीजिए आप, लेकिन लिखने के बाद तो पन्ना कूड़े में जाने वाला है, वो हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। लिखने से कुछ नहीं होगा, ये फार्मूला जब तक आप अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे,
तब तक कोई हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आएगा। और वो फार्मूला क्या है रोहिणी मैम? 2 शब्दों का फार्मूला है, सोचकर समझकर निवेश कर। थिंक, अंडरस्टैंड एंड इन्वेस्ट। सोचकर समझकर निवेश कर। मैंने 2 शब्द बोले हैं रोहिणी मैम। पहला शब्द बोला है मैंने सोचकर, सॉरी सोचकर, हाँ थिंक। क्या हमें क्या सोचना है वैशाली मैम? 2 बातें हमें अपने बारे में सोचनी है। हमें 2 बातें अपने बारे में सोचनी है। पहली बात सोचनी है कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, व्हाट इज माई रिस्क एपिटाइट। और रोहिणी मैम, हर व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग है। आपकी अलग है, सुचिता मैम की अलग है, वैशाली मैम की अलग है, सुनील जी की अलग है, सबकी अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? हमारी इनकम अलग अलग है, हमारे परिवार की जिम्मेदारियां अलग अलग है, हमारा सामाजिक परिवेश अलग अलग है, सब चीजें अलग अलग है, इसलिए हमारी रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग है। तो कोई भी निवेश करने से पहले देख लेना चाहिए कि उस निवेश में कितनी जोखिम है, वो जोखिम मैं ले सकती हूँ नहीं ले सकती। अगर नहीं ले सकती हूँ तो मैं नहीं लूंगी, खत्म हुई बात। कोई हो सकता है रोहिणी मैम के प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो इन्वेस्टमेंट का, लेकिन अगर जोखिम ज्यादा है और आप जोखिम नहीं लेना चाहती तो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उल्टा भी है, आप जोखिम लेना चाहती हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में जोखिम बहुत कम है, और जोखिम में बहुत कम है तो इसका मतलब रिटर्न भी कम आएगा। क्योंकि जोखिम का और रिटर्न का सीधा सीधा संबंध है, मोर रिस्क मोर रिवार्ड। जितना ज्यादा जोखिम आप लेंगे उसकी संभावना बनेगी कि आपको रिटर्न ज्यादा मिले। ये गारंटी नहीं है लेकिन संभावना मिलेगी। तो आपकी जोखिम अलग अलग है, लेकिन यहाँ एक गलती हम सब करते हैं वैशाली मैम, आपने भी जरूर की होगी, पता नहीं आप हाँ करेंगी नहीं करेंगी, वो सब गलती करते हैं हम। सुचिता मैम ने तो पक्का किया, मैं इनके मुस्कुराहट से कह सकता हूँ। और वो गलती क्या है? हम ज्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट भेड़ चाल में करते हैं। वैशाली मैम आपके पास आई और पूछा, एक दिन आपके चैम्बर में आई, पूछा सुचिता मैम आप क्या कर रही हैं? सुचिता मैम ने कहा कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट आ गया, मैं वहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ। वैशाली मैम बहुत अच्छी तरह जाती है, सुचिता मैम का दिमाग तो बहुत तेज है इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये तो बहुत समझदार है मेरे से। तो वो क्या कहेंगी, मैडम मेरे पास भी कुछ पैसा पड़ा हुआ है, मैं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, आप मुझे लिए भी ये फॉर्म अरेंज कर दीजिए। ऐसा अक्सर होता है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है। और ये बहुत बड़ी गलती जो हम सब करते हैं। क्यों? कि वैशाली मैम का रिस्क एपिटाइट अलग है और सुचिता मैम का रिस्क एपिटाइट अलग है। सुचिता मैम इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार, वैशाली मैम आपका अलग है, तो आप इनके इनके पीछे क्यों पड़ी हैं आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए? कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी इन्वेस्टमेंट भेड़ चाल में नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क के अनुसार करना चाहिए। तो कभी भी मान के चलिए, हमें इन्वेस्टमेंट भेड़ चाल में नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करना है अपनी रिस्क के अनुसार। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं आप सबको, वो ये है कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट समय अवधि के अनुसार करना चाहिए। टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट रोहिणी मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं देते। टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? भाई हमें जिंदगी में पैसा एक दिन तो नहीं चाहिए ना रोहिणी मैम, समय समय पर चाहिए ना, अलग अलग समय पर पैसा चाहिए। तो जब जब मुझे पैसा चाहिए मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए। ये टाइम होराइजन, इसमें हम ध्यान, पैसा आया हमने लगा दिया, पैसा आया हमने लगा दिया, हमने देखा ही नहीं कि जब मुझे पैसे की आवश्यकता होगी तब मेरे पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा। इसलिए टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए एक बात मैं आपको रोहिणी मैम आपको जरूर कहना चाहता हूं, मैं, आप रिलेटिवली मुझे युवा लग रही, युवा सभी हैं, अन्यथा ना ले, सुचिता मैम भी उतनी युवा है जितने वैशाली मैम है, लेकिन रिलेटिवली जो यंग लोग हैं उनको एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और सुनील जी आपको भी कहना चाहता हूँ। अगले संडे को मैं आपसे 1 घंटा चाहता हूँ रोहिणी मैम, आप 1 घंटा देंगी मुझे आप नेक्स्ट संडे को? आप हाँ कर रही हैं? 1 घंटा मैं आपसे चाहता हूं, परेशान मत होइए, मैं आपके घर नहीं आऊंगा, मैं केवल 1 घंटा आपसे मांग रहा हूं। और वो 1 घंटा इसलिए मांग रहा हूं कि आप उस घंटे में अपने परिवार के सारा लोगों को रिक्वेस्ट करके अपने साथ बैठाइए, इकट्ठा कीजिए सारे परिवार को,
और एक पेन और पेपर ले लीजिए और पेपर पर 3 कॉलम बनाइए, एक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। पहले कॉलम में लिखिए आपकी जिंदगी में क्या क्या बड़ी चीजें हैं जो आप करने वाले हैं, व्हाट आर माइलस्टोन, बड़े बड़े पड़ाव क्या हैं वो आपकी जिंदगी में जो आप करने वाले हैं या आने वाले हैं। और सुचिता मैम, हमारे सामान्यतः हमारी जिंदगी में क्या क्या पड़ाव आते हैं आपको पता है? पहला हमारे जिंदगी का महत्वपूर्ण पड़ाव आता है शादी, मैरिज। मैरिज इज द फर्स्ट माइलस्टोन। उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में बर्थ ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के जन्म होता है, परिवार में खुशियां होती है, सेलिब्रेशन होता है, अगला पड़ाव है। उसके थोड़े साल बाद में बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना, ये भी बहुत बड़ा पड़ाव है आजकल जिंदगी में। और उसके बाद में क्या है भाई, परिवार आपसे जरूर अपेक्षा रखेगा अपना घर तो बनाओ कम से कम, अगर घर नहीं है तो अपना घर बनाना। उसके बाद अगला पड़ाव क्या आएगा सुचिता मैम? भाई अगर गाड़ी नहीं है तो 4 व्हीलर तो लो, सारे रिश्तेदारों ने, जानकारों ने, सबने गाड़ी ले ली, अब भी गाड़ी हमारे लिए तो लो कम से कम। ये नेचुरल चीज है, हर परिवार चाहता है। उसके बाद में एक नया पड़ाव आजकल और आ रहा है, आता है रोहिणी मैम, आपके जरूर आएगा, हमारी जिंदगी में नहीं था वो आज, लेकिन आजकल जरूर महत्वपूर्ण हो गया है वैशाली मैम। वो पड़ाव है वेकेशन पर जाना, बाहर घूमने जाना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात हो गई आजकल। आपका पूरा परिवार आपके पीछे पड़ जाएगा कि चाची जाए, मामा जाए और आपके दोस्त जाए, वो कोई केरला जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई कोई राजस्थान जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा है, कोई अमेरिका। आप कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आपको परिवार भी आपसे चाहेगा कि आप वेकेशन पे भी जाएं। तो वेकेशन भी एक पड़ाव हो गया आजकल हमारी जिंदगी का, साधारण मध्यम वर्गीय लोगों। उसके कुछ सालों बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे सुचिता मैम, तो फिर सबसे बड़ा पड़ाव हमारी जिंदगी का आएगा बच्चों के लिए हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव है। हर मध्यम वर्गीय परिवार आदमी चाहता है कि भाई मेरे बच्चों को बेहतर से बेहतर उच्च शिक्षा मिले, हायर एजुकेशन मिले। क्यों, गलत तो नहीं रोनी मैम? हर हर परिवार चाहता है। तो हायर एजुकेशन, फिर उसका अगला पड़ाव आएगा, बच्चों की अब पढ़ाई हो गई, अब शादी करें बच्चों की, ये अगला पड़ाव है। फिर आखिरी में एक पड़ाव और आएगा सुचिता मैम, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है। भाई अब रिटायर हो रहे हैं, अब रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी है, ये भी बहुत बड़ा पड़ाव है। और रिटायरमेंट में क्या होता है रोहिणी मैम? भाई जो सबसे बड़ा नुकसान हमें होता है, हमारी सैलरी जो हमें मिलती थी हर महीने को, जो अकाउंट में पैसा आ जाता था, वो खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है रिटायरमेंट लाइफ में, कि भाई खर्चे तो उतने ही है, जिंदगी वैसी है, लेकिन मेरी आमदनी खत्म हो गई। तो रिटायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ हमें सुपर एन्युएशन के बेनिफिट भी मिलते हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, उनको कहीं लगा देते हैं, एफडी करवा देते हैं या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। किस लिए करते हैं रोहिणी मैम? कि हमें कुछ आमदनी हर महीने मिलती रहे, जिससे हम अपना खर्चा चलाएं। तो रिटायरमेंट की लाइफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा पड़ाव है हमारी जिंदगी में। तो पहले कॉलम में आप लिख लीजिए सुचिता मैम, आपकी जिंदगी में क्या क्या पड़ाव हैं, जो आ गए वो भूल जाइए। चलिए मान लीजिए आज आप खड़े हैं यहाँ, आगे हमारी जिंदगी में आपके कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं, लिख लीजिए। और फिर मैं आपको जो मैंने गिनाए वो तो एक इंडिकेटिव थे, आप चाहे तो उसमें और पड़ाव भी जो चाहते हैं आपकी, अगर कोई दिमाग में आता है तो ऐड कर लीजिए। अब दूसरे कॉलम में हर पड़ाव के अगेंस्ट में सुचिता मैम लिखिए, ये पड़ाव हमारी जिंदगी में कब कब आने वाले हैं, अंदाजा लगाइए। जैसे कोई कहता है मेरी शादी नहीं हुई, 2 साल बाद होने वाली है, तो उसके 2 साल बाद मैरिज अगेंस्ट में 2 साल हो गए। इसी तरह से मैरिज 2 साल बाद है तो बच्चे 3-3.5 साल बाद आएंगे, फिर घर बनाएंगे 5-7 साल बाद, घूमने जाएंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन 25 साल बाद होगी, शादी 28 साल बाद होगी, मेरी रिटायरमेंट 30 साल बाद होगा, 32 साल बाद होगा। मोटा मोटा हर दूसरे कॉलम में हर पड़ाव के अगेंस्ट में लिख लीजिए कितना कब कब ये होने वाले हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 32 साल, जो भी आप अंदाजा लगाइए लिख लीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं सुचिता मैम में, तीसरे कॉलम में लिखिए कि हर पड़ाव के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए। जैसे कोई कहता है रोहिणी मैम कि मेरी शादी नहीं हुई है, 2 साल बाद शादी होनी है, आप लिख लीजिए 2 साल बाद शादी, और शादी का सारा खर्चा मेरे पेरेंट्स उठाएंगे जैसे जनरली होता है, लेकिन हनीमून के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा, पैकेज तो मुझे ही खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए आप मान लीजिए 5 लाख रुपए मान लीजिए, तो आप लिख लीजिए हनीमून का पैकेज 5 लाख का, मैरिज का खर्चा 5 लाख का। लेकिन सुचिता मैम वो 5 लाख का नहीं होगा, क्योंकि आज आपको अंदाजा है कि मैरिज का पैकेज 5 में आ जाएगा, लेकिन जब 2 साल बाद जब पैकेज लेने जाएंगे, महंगाई की वजह से वही पैकेज 5.5 लाख का करीब हो जाएगा। गलत तो नहीं हूं मैं?
चीजें बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, हर किसी के उसके दाम भी बढ़ेंगे, तो 5.5 लाख। इसी तरह से आप लिखते जाइए कितना कितना पैसा आपको हर पड़ाव के लिए चाहिए। 2-3 पड़ाव के बारे में मैं विशेष बात करना चाहता हूँ। जो मैंने बात की थी कि आपके बच्चों की पढ़ाई का, हायर एजुकेशन का बहुत बड़ा पड़ाव है सुजीता मैम अपनी जिंदगी में। मान लीजिए आज किसी की उम्र 25 से 30 साल है और और उनके बच्चे अभी नहीं हैं, लेकिन बच्चे होने वाले हैं या छोटा बच्चा हो गया है। तो सुचिता मैम आज बताइए, अच्छी एमबीए डिग्री किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर हम लेने जाएं तो कितने में हो जाएगी? 2 साल की डिग्री कितने में मिलेगी? करीब करीब 20 लाख रुपया, इतना खर्चा हो ही जाएगा, करीब करीब 20 लाख रुपया। आपने हाँ भरा है। यही जब किसी का बच्चा 25 साल बाद हायर एजुकेशन लेने जाएगा, जिनका बच्चा बहुत छोटा है, रोहिणी मैम आप अंदाजा लगा सकती है एक बच्चे के लिए हायर एजुकेशन लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा आपको। जो आज एमबीए डिग्री हमें 20 लाख में मिल रही है, वही एमबीए डिग्री सुचिता मैम 25 साल बाद कम से कम 2 करोड़ रुपए में मिलेगी, कम से कम। ये कम से कम बोला है मैंने। और अगर आपके 2 बच्चे भी हैं तो 4 करोड़ रुपए केवल आपके अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। जो युवा हैं रोहिणी मैम जैसे, उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनके बच्चे 20 साल बाद 22 साल बाद पढ़ाई करने जाएंगे। उसके बाद में शादी के लिए भी 1 करोड़ से कम नहीं चाहिए, 25 साल बाद में कम से कम 1 करोड़ चाहिए दोनों की शादी के लिए। और आखिरी में रिटायरमेंट प्लान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ रोहिणी मैम। मुझे पता नहीं आपके यहाँ पेंशन है या नहीं है, ज्यादातर पेंशन है नहीं आजकल, पेंशन कहीं भी नहीं है, बंद हो गई पेंशन। तो जो रिटायरमेंट की जिंदगी हम कैसे जिएंगे भाई, जब हमारी अवधि भी खत्म हो जाएगी। तो रोहिणी मैम मान लीजिए आज की उम्र आपकी 30 साल है, वैसे मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, किसी महिला की उम्र के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि आपकी उम्र 30 साल है, मानने के लिए कहते हैं, और आप कहते हैं मेरा घर खर्च आज 30,000 रुपए महीना है। 30 साल बाद जब आप 60 साल की होंगी रोहिणी मैम, आपने कभी अंदाजा लगाया आपके घर खर्च के लिए आपको हर महीना कितना पैसा चाहिए? कम से कम 2 लाख रुपए महीना, उसी स्तर पर जीने के लिए। आज जो 30,000 रुपए महीने में आप खर्चा चला रही है रोहिणी मैम, 30 साल बाद जब आप 60 साल की होंगी, स्तर पर जीने के लिए आपको करीब करीब 2 लाख रुपए महीना खर्च चाहिए। लगे रहे तो कहाँ से आएगा? और जैसा हमने बात की रिटायरमेंट साधारणतः कैसे करते हैं सुचिता मैम, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, उससे ब्याज आता है, जो रिटर्न आता है उससे खर्चा चलाते हैं। तो कितना पैसा इकट्ठा करना चाहिए? एक थंब रूल मैं आपको बता रहा हूँ रोहिणी मैम, आप नोट कर लीजिए। एक साधारण आदमी जिसकी उम्र आज 30 साल है, उसको अपने रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए कम से कम आपके सालाना खर्चों का कम से कम 20 गुना आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। बढ़िया। और खर्चे कितने होंगे रोहिणी मैम आपको पता है? हमने बात की 2 लाख रुपया पर महीना, तो साल का कितना हो गया? करीब करीब 25 लाख रुपए एक साल का खर्च करना पड़ेगा आपको जब 60 साल के होंगे आप। और इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बना? 5 करोड़ रुपया। तो आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए, रोहिणी मैम, सुजीता मैम को नहीं बोल रहा हूँ, आप रोहिणी मैम को बोल रहा हूँ कि आपको रिटायरमेंट के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसको आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो ब्याज आएगा उससे खर्चा चलाएगा। ये कम से कम बोला है मैंने। आइडियली इट शुड बी 30 टाइम्स, मतलब 7-8 लाख करोड़ रुपए, आपको 7-8 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करना चाहिए। अब एक बड़ा आपको मैं डराने वाली बात कर रहा हूँ, कठिन काम आपको दे रहा हूँ मैं। आखिरी के टोटल कॉलम का आप टोटल कर लीजिए, अंदाजा लगाइए, टोटल कीजिए, तो आपको आप डर जाएंगे रोहिणी मैम। एक मध्यम वर्गीय आदमी को करीब करीब 10 से 12 करोड़ रुपया केवल अपने जिंदगी के पड़ावों के लिए चाहिए, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट लाइफ। और इसमें मैंने वो पैसा नहीं जोड़ा है जो आपको 30 साल से 60 साल हर महीना खर्चे का चाहिए, वो नहीं जोड़ा है मैंने। अब ये 10-12 करोड़ रुपया कहां से आएगा रोहिणी मैम? हो सकता है आप बड़ी भाग्यशाली हो, अमिताभ बच्चन के केबीसी के शो में जाएं और 7 करोड़ रुपए जीत के आ जाए। दैट यू माइट बी सो लकी। लेकिन कितने लोग लकी होंगे हमारे में से? 1, 2, 5, 10। बाकी जो करोड़ों लोग हमारे जैसे हैं वो कैसे करेंगे? वो करेंगे और वो कर सकते हैं। मैं आपको रोहिणी मैम विश्वास दिलाता हूँ, वो सब कर सकते हैं अगर आप आज से ही अपने बचत और निवेश के बारे में सही ध्यान रखें।
आज से ही आप एक कसम ले लें कि मैं ज्यादा से ज्यादा बचाऊंगी और उसको निवेश करूंगी, सही जगह निवेश करूंगी, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाऊंगी। अगर ये बात कर ले तो मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पैसे की कम से कम कमी होगी जिंदगी में, और जब आप चाहेंगे पैसा आपके हाथ में रहेगा। और ये जो हमने चार्ट बनाया है ना रोहिणी मैम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसको क्या कहते हैं आपको पता है? इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फाइनेंशियल प्लान, वित्तीय नियोजन। और सुचिता मैम, हर परिवार का फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल प्लान आपको समझ देगा कि आपको कब कब कितना पैसा चाहिए। आपके सामने अब पिक्चर बड़ी क्लियर है, आपको कब कब कितना पैसा चाहिए। और सुचिता मैम, जब पिक्चर क्लियर होती है ना कि मुझे कब कब कितना पैसा चाहिए, तो हम उसी तरह फिर ज्यादा प्रयास भी करते हैं। हम बड़ा ईमानदारी से ज्यादा प्रयास करेंगे। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ सुनील जी, हर परिवार को अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए। और फाइनेंशियल प्लान रोहिणी मैम रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा साधारण बात। 1 घंटा जो मैंने मांगा था आपको, वो इसलिए मांगा था फाइनेंशियल प्लान के लिए। तो अपने परिवार का फाइनेंशियल प्लान बनाइए और फिर उसके अनुसार निवेश, बचत कीजिए और निवेश कीजिए। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं यहां, और वो ये है, एक रूल, एक बड़ा दुनिया का 8वां आश्चर्य रोहिणी मैम, जो आपकी जिंदगी बदल देगा। और वो 8 आश्चर्य आप नोट कर लीजिए, उसका नाम है रूल ऑफ कंपाउंडिंग। रूल ऑफ कंपाउंडिंग। आप सबने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा होगा ना, हम जब बच्चे थे, चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा हमने, रोहिणी मैम पढ़ा है हम सबने। तो रूल ऑफ कंपाउंडिंग क्या है इन्वेस्टमेंट में, ये आपको समझना चाहिए और उसको सर कार्य करना चाहिए। बड़ा सिंपल है समझना। एक वादा आपको अपने से करना पड़ेगा रोहिणी मैम, कि जिंदगी में जब जब मुझे मेरे निवेश पर रिटर्न मिलेगा या इनकम होगी, जरूर होगी, जब आप निवेश करेंगे इनकम भी होगी, जब जब मेरे इन्वेस्टमेंट पर सुचिता मैम रिटर्न आएगा या इनकम आएगी, चाहे वो 5,000 रुपये आए चाहे 5 लाख रुपए आए, कभी भी उस रिटर्न और इनकम को मैं अपने खर्चों में नहीं डालूंगी, उसको खर्च नहीं करूंगी। कभी सेलिब्रेशन में नहीं, कभी वेकेशन में नहीं, या किसी और घर खर्चे में नहीं। उसका मैं क्या करूंगी ऋतुजा मैम, उसको मैं अलग करके, उसको जो मैं निवेश कर रही हूँ रेगुलर अपने तनख्वाह से, उसमें जोड़कर दोबारा इन्वेस्ट कर दूं। I will club that return or income with my regular investment and reinvest. और ये हमेशा करना है, एक बार नहीं। चाहे मुझे 5,000 मिले, चाहे मुझे 5 लाख मिले, चाहे 50 लाख मिले, कभी भी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को अपने खर्चों में नहीं लेना है। और अगर आपने ऐसा किया रोहिणी मैम, करना, कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है मैं जानता हूं, लेकिन असंभव भी नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा कर लिया तो 15-20 साल बाद सुनील जी, आपको बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि आपका जो रिटर्न पोर्शन है वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, जो पैसा आपने ओरिजिनली लगाया था उससे कई गुना बढ़ गया है। लेकिन रोहिणी मैम, ये 1 दिन में नहीं होगा, ये 2 दिन में, 1 साल में नहीं होगा, ये होगा 15-20 साल में। इसलिए सुचिता मैम, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस बहुत जरूरी है, अपने को धैर्य रखना है। ये नहीं आज मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा, मेरा पैसा आगे नहीं बढ़ रहा, मुझे रिटर्न नहीं आ रहा, हम बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। अरे बाबा, उसने इतना कमा लिया, इतना रिटर्न मिल गया, मुझे नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट जरूर देखते रहिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं है। तो रूल ऑफ कंपाउंडिंग हमें अपनी जिंदगी में अपनाना है, और जिसने अपना लिया, वो मैं आपको दोबारा विश्वास दिलाता हूं, उसको कभी पैसे की कमी जिंदगी में नहीं आएगी। अब आखिरी में 10-15 मिनट हम बात करेंगे सुचिता मैम, हम पैसा कहां कहां लगा सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है मध्यम वर्गीय लोगों के पास, जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सुनील जी, वो पहला जहां हम पैसा लगा सकते हैं वो है भारत सरकार की लघु बचत योजनाएं, गवर्नमेंटल स्मॉल सेविंग स्कीम, जहां हम पैसा लगा सकते हैं। और रोहिणी मैम, उसमें जो सबसे अच्छी स्कीम, जो सबसे पहले बता रहा हूं मैं, और अगर आपने रोहिणी मैम उसमें अकाउंट नहीं खोला है, आपने गलती कर दी। अगर सुचिता मैम ने नहीं खोला तो और भी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अभी भी समय है, इस गलती को आप सुधार सकते हैं। और सुनील जी, उस योजना का नाम है, भारत सरकार की योजना का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, PPF।
मुझे पता नहीं है, मुझे लगता नहीं है सुचिता मैम के चेहरे से कि आपने वो अकाउंट खोला होगा। आपने बहुत बड़ी गलती की है मैम, ये अगर आपने नहीं खोला है तो। मेरा अपना मानना है हर व्यक्ति का पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना चाहिए। ये बैंक में खोला जा सकता है सुचिता मैम, या पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है। और आपका ही नहीं होना चाहिए, आपके पति का भी होना चाहिए, और सुनील जी आपकी पत्नी का भी होना चाहिए। मतलब और बहुत अच्छा अकाउंट है, भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इसमें कभी भी कोई टैक्स नहीं लगता है, सबसे बड़ा फायदा इसका। ये ट्रिपल ई स्कीम है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ये 15 साल की योजना है सुचिता मैम, किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। और वैशाली में आप कोशिश करें जहां आपका बैंक में अकाउंट है वहीं पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा अगर वहां फैसिलिटी है तो, वरना कोई पास की ब्रांच में खोल लीजिए। ये 15 साल की योजना है सुचिता मैम, इसमें मिनिमम 500 रुपए साल में जमा कराया जा सकता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया 1.50 लाख इसमें जमा कराया जा सकता है। आज भी भारत सरकार इस पे 7.10% इंटरेस्ट दे रही है, 7.10% इंटरेस्ट दे रही है। और ये 15 साल बाद भी रोहिणी मैम इसको अकाउंट को आप बंद मत करवाइए, 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाते रहिए, ये फैसिलिटी भी है इसमें। और दो छोटी छोटी बातें इस अकाउंट के बारे में कहना चाहता हूँ सुचिता मैम, अगर पॉसिबल है तो 1.5 लाख रुपए जो मैक्सिमम इसकी लिमिट है वो आप हर साल अप्रैल में जमा करा दीजिए, हर साल अप्रैल में जमा करा दीजिए अगर संभव है तो। उससे फायदा क्या होगा सुनील जी, आपको पूरे साल का ब्याज मिलेगा, पूरे साल का आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप रोहिणी मैम नहीं जमा करा पा रहे हैं 1.5 लाख रुपए तो कोई बात नहीं, जब जब पैसा आता है उसमें जमा कराइए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब भी पैसा जमा कराएं वो महीने की 5 तारीख से पहले जमा कराएं, हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा कराएं। क्यों सुचिता मैम? इसलिए कि अगर आपने 5 के बाद जमा कराया तो उस महीने का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखिए। और पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलना चाहिए आप सबको, ये मेरी सबसे निवेदन है। इवन बच्चों को भी मैं कह रहा हूँ जब वो जॉब स्टार्ट करें तो स्टार्ट के पहले साल में ही पीपीएफ अकाउंट खोल दें और अगर संभव हो 1.5 लाख रुपए जरूर जमा कराएं। दूसरा जहां हम पैसा जमा करा सकते हैं, भारत सरकार की योजना है सुनील जी, उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, जहां हम पैसा जमा करा सकते हैं। अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, समय नहीं है। सुचिता मैम भी शायद घड़ी देख रही है, मैं भी अपना घड़ी देख, मैं अपने देख रहा हूँ, समय शायद ज्यादा नहीं हो जाए, इसलिए डिटेल आप नेट पे आजकल हर चीज की डिटेल अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। तीसरी जहां आप जमा करा सकते हैं रोहिणी मैम, उसका नाम है किसान विकास पत्रा। किसान विकास पत्रा, यहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी योजना है रोहिणी मैम और सुनील जी, आप दोनों के लिए है, और सुचिता मैम को भी बताना चाहता हूं मैं, एक बड़ी अच्छी योजना भारत सरकार ने केवल हमारी बिटियाओं के लिए चला रखी है, ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड, और किसी के लिए नहीं। तो अगर आपके घर में बिटियां हैं, अगर आपके घर में बिटियां हैं और उनकी उम्र 10 साल से कम है, ये उसकी कंडीशन है। अगर आपके घर में बिटियां हैं वैशाली मैम और उसकी उम्र 10 साल से कम है, तो उस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना सुनील जी बहुत अच्छी योजना है बिटियाओं के लिए। ये बिटियाओं की पढ़ाई के लिए और बिटियाओं की शादी के लिए सरकार ने योजना बनाई है कि हर बिटिया पढ़े और उसकी शादी अच्छी तरह से हो। इसमें भी आप मिनिमम 250 रुपए एक साल में डाल सकते हैं रोहिणी मैम, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। इसमें भी इनकम टैक्स रिबेट मिलेगी जैसे पीपीएफ में मिलती है। और इसमें भारत सरकार ने एक वादा और किया है रोहिणी मैम, इस स्कीम में वैशाली मैम भारत सरकार आपको ज्यादा से सबसे ज्यादा ब्याज देगी और सारी स्कीमों के अलावा। और आज भी 7.60% ब्याज इसमें मिल रहा है, जो और कहीं नहीं मिल रहा। तो जिनकी छोटी छोटी बिटियां हैं, जिनकी 10 साल से उम्र कम है, तो कृपया करके बिटियाओं की स्कीम जरूर खोलिए, ये मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं। फिर इसके बाद में भारत सरकार भी समय समय पर लोगों से लोन मांगती रहती है। गवर्नमेंटल सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में एक नई वेबसाइट चालू की, आप नोट कर लीजिए उसका नाम है आरबीआई रिटेल सेंट्रल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, सॉरी, अलग अलग मुस्कान आ जाएगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और वो इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है गोल्ड, जहां हम इन्वेस्ट, जो गोल्ड का नाम आते ही हमारी जो महिला पार्टिसिपेंट है
उनके चेहरे पर मुस्कान ही अलग आ जाती है, कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। वैशाली मैम को आप देख लीजिए, हंस नहीं रही लेकिन बहुत अच्छी तरह मुस्कुरा रही है कि गोल्ड, बाबा गोल्ड की क्या बात करनी है, जितना इन्वेस्टमेंट करो अच्छा है, जितना गोल्ड मेरे पास हो अच्छा है। और रोहिणी मैम ये आज का नहीं है, हमारे कई हजार 100 पीढ़ियों से हमारी ये बात चली आ रही है। मध्यम वर्गीय लोग गोल्ड को सेफ्टी वाल्व मानते हैं, एक सुरक्षा कवच मानते हैं। और आपको पता है सुचिता मैम, हम अपनी बिटियाओं की शादी में गोल्ड ज्वेलरी देते हैं, क्यों देते हैं? उसके पीछे बहुत गहरा कारण है कि अगर बिटिया के परिवार में आगे कभी कोई परेशानी आए वैशाली मैम, तो एटलीस्ट वो जो गोल्ड है उनके पास ज्वेलरी है, उसको या मोर्टगेज करके या बेचकर उस परेशानी को कम किया जा सके, इसलिए हम बिटिया को गोल्ड देते हैं। तो गोल्ड हमारे लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, लेकिन अभी तक हम गोल्ड में केवल फिजिकली इन्वेस्ट करते हैं। रोहिणी मैम आपको पता है फिजिकली करते हैं, या तो ज्वेलरी खरीद लेते हैं या गोल्ड के बिस्कुट खरीद लेते हैं। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, आप भी बदलिए। अब गोल्ड में हम डिजिटली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं रोहिणी मैम, और उसके लिए भारत सरकार ने एक बड़ी अच्छी योजना चलाई है, अभी उसका नोट कर लीजिए, भारत सरकार की योजना है, उसका नाम प्राइवेट योजना नहीं है। और उस वैशाली मैम उस योजना का नाम है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, जो अब किसी ने पूछा है अरुण कुमार ने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये बहुत अच्छी स्कीम है और भारत सरकार स्कीम है सुनील जी। इसमें आप मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं सुचिता मैम, और मैक्सिमम 4 केजी गोल्ड तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें 2 फायदे हैं, भारत सरकार आपको 2 फायदे दे रही है। पहला फायदा यह है, जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं रोहिणी मैम, उस पे आपको भारत सरकार 2.5% ब्याज देगी, 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, गारंटेड रिटर्न मिलेगा। उसके अलावा दूसरा फायदा और दे रही है, ये योजना आपके 8 साल के लिए है। तो अब मान लीजिए जैसा आज आपने इन्वेस्ट किया सुचिता मैम, और सोने का रेट 50,000 रुपए 10 ग्राम का है, 8 साल बाद अगर ये 80,000 रुपया हो जाता है 10 ग्राम का, तो जो डिफरेंस है 80 का और 50 का 30,000 रुपया, ये भी आपको देगी भारत सरकार। तो दो आपको फायदे देगी, एक तो आपको 2.5% गारंटेड ब्याज दे रही है, और दूसरा आपको जो सोने की रेट बढ़ेगी या जो भी रेट रहेगी आखिरी में जब आप खत्म होगी, उसका डिफरेंस भी आपको दिया जाएगा। और ये आपको रोहिणी मैम, इसमें आप ऑनलाइन इन्वेस्ट भी कर सकती हैं और ऑफलाइन इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। और अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करती हैं रोहिणी मैम, तो भारत सरकार 50 रुपए पर ग्राम डिस्काउंट और दे रही है आपको, ये एडिशनल दे रही है। और वो भारत सरकार एनकरेज कर रही है कि आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कीजिए, इसलिए 50 रुपए एडिशनल आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये बहुत अच्छी योजना है। और आजकल आपको डिजिटल गोल्ड में नहीं जाना चाहिए। सुचिता मैम को तो पता नहीं अच्छा लगता होगा, मेरे घर में गोल्ड पड़ा रहे बड़ा अच्छा लगता है जी, सुबह शाम एक बार बक्सा खोल के देख लिया या लॉकर खोल के देख लिया, कितना अच्छा लगता है मेरे इतना गोल्ड है। लेकिन अब वो जमाना चले गया, अब आप डिजिटली गोल्ड लीजिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली गोल्ड लेंगे तो एक तो रात को नींद नहीं आएगी सुचिता मैम आपको, घर में अगर गोल्ड रखा है तो, और अगर आप लॉकर में रखेंगे तो लॉकर का किराया देना पड़ेगा साल का, इसलिए डिजिटल गोल्ड लीजिए। और वो गारंटी है, भारत सरकार आपको सर्टिफिकेट इश्यू कर रही है रोहिणी मैम, रोहिणी मैम का इतना ग्राम गोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, जब चाहे उसे ले सकते हैं आप 3 साल बाद, जब चाहे पैसा विड्रा कीजिए और आप गोल्ड जाके खरीद लीजिए उस रेट में, उस दिन का रेट मिलेगा आपको जिस दिन को आप विड्रा कर रहे हैं। तो डिजिटल गोल्ड में आपको जाना चाहिए, और इसे म्यूचुअल फंड में भी एक स्कीम है ETF, वहां आपको जाना चाहिए, वो डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो गोल्ड आखिरी में जहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं रोहिणी मैम, उसको बोलते हैं शेयर मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट। लेकिन जब शेयर मार्केट का नाम आता है वैशाली मैम, तो 2-4 मैसेज चैट बॉक्स, पता नहीं सुचिता मैम भी डाल दे मैसेज चैट बॉक्स में, अरे सर ये शेयर मार्केट के बारे में हमें मत बताइए, ये तो पता नहीं सट्टा बाजारी ये क्या होता है, कब मार्केट ऊपर जाता है कब मार्केट नीचे जाता है, और पता नहीं सुचिता मैम ने शायद कहीं किसी के कहने पर इन्वेस्ट कर दिया होगा, और अगर पैसा कम हो गया हो तो जिंदगी भर इन्वेस्ट कर ली, तौबा तौबा, मैं तो कभी भी अब पैसा नहीं लगाऊंगी शेयर मार्केट में। ऐसे बहुत लोग हैं जो किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं और फिर उनको अगर घाटा हो जाता है तो वो कहते हैं जिंदगी में शेयर मार्केट में मुझे पैसा लगा, वो सुनने को राजी नहीं होते। वो सही है, क्यों सही है रोहिणी मैम? शेयर मार्केट
प्योरली नॉलेज बेस्ड मार्केट है। शेयर मार्केट इज प्योरली नॉलेज बेस्ड मार्केट, वैशाली मैम और सुनील जी। और जिनको नॉलेज नहीं है उनको कभी भी शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। जिनको नॉलेज नहीं है उनको शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात समझनी चाहिए रोहिणी मैम आपको, ये क्या करें मिस्टर राजेश, आप अपने को म्यूट करने की कृपा करें। राजेश जी डिस्टर्ब ना करें बीच में। शेयर मार्केट नॉलेज बेस्ड मार्केट है, कभी भी इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की अभी वो आप कोशिश ना कीजिए जब तक आपको उस मार्केट में नॉलेज नहीं हो। लेकिन शेयर मार्केट ने रोहिणी मैम पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा एवरेज रिटर्न दिया, ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। शेयर मार्केट ने 15% रिटर्न दिया जो कहीं और नहीं मिला है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक इनडायरेक्ट तरीका भी है रोहिणी मैम, और उस इनडायरेक्ट तरीकों को हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में आप इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं सुचिता मैम, और इसके बारे में मैं 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड सुनील जी कुछ भी नहीं है, आप अपना पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपना पैसा एक्सपर्ट्स को दे रहे हैं, विशेषज्ञ को दे रहे हैं कि भाई ये मेरा पैसा लो, आप मार्केट में इन्वेस्ट करो और मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा के दो। अब ये क्यों दे रहे हैं सुचिता मैम? इसलिए दे रहे हैं सुरेश जी कि मुझे लगता है जादव साहब कि भाई मुझे तो नॉलेज नहीं है, लेकिन वो मार्केट के एक्सपर्ट को तो मेरे से ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मेरा पैसा लगाइए मुझे और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाइए, मुझे वापस कीजिए। तो एक तरह से हम इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तीन तरीके हैं। जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताना चाहता हूं सबको, उसका नाम है SIP। ये अच्छी तरह समझ लीजिए, रोहिणी जी आप जरूर समझ लीजिए कम से कम, और सुनील जी आप जरूर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह रहा हूँ। शायद सुचिता मैम के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये क्या होता है रोहिणी जी? ये कुछ नहीं होता, ये केवल आप कुछ पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग अकाउंट खुलवाते हैं ना रोहिणी जी, कभी आपने खुलवाया हो तो कभी, या बैंक में रिकरिंग अकाउंट खुलवाते हैं हम, वैसा ही ये SIP है। हम एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि इतना रुपया हर महीने में इन्वेस्ट करूंगी, और वो एक बार आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, फिर हर महीना वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाता है, और उस तारीख को जिस तारीख को आपने दे रखा है। रोहिणी जी SIP हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए बहुत बड़ा मैजिक है और वरदान है। और जो युवा लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे कहने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मेरे कहने से ना करें, लेकिन म्यूचुअल फंड और SI के बारे में पहले जानकारी जरूर लें और फिर SIP स्टार्ट करें। और मैं एक आपको उदाहरण देकर रोहिणी ये समझाना चाहता हूं, सुचिता मैम आप भी इस चीज को समझे, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक म्यूचुअल फंड ने आप डेट नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट बात, ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड का नाम नहीं लूंगा सुरेश जी, उसका स्कीम का नाम नहीं बताऊंगा वरना उसकी एक अनफेयर मार्केटिंग हो जाएगी, लेकिन फैक्ट्स बता रहा हूं आपको मैं। रोहिणी मैम, एक म्यूचुअल फंड ने 1995 में एक इक्विटी फंड स्टार्ट किया था। वैशाली मैम आप समय नोट कीजिए, 1995 में म्यूचुअल फंड ने एक इक्विटी फंड स्टार्ट किया था सुनील जी, और उसमें रोहिणी मैम जैसी समझदार इन्वेस्टर ने हर महीने 10,000 रुपए मैंने SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1995 से लगातार सुचिता मैम 10,000 रुपए महीना आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी स्कीम में। अब आप 1995 से आज लगाए, कितना हो गया रोहिणी मैम? करीब करीब 27 साल, 27 ईयर्स हो गया, और हर महीने 10,000 रुपए आप जमा करा रहे हैं, लगातार जमा करा रहे हैं। और कभी मार्केट ऊपर भी गया होगा, कभी मार्केट नीचे भी गया होगा, लेकिन आपने कभी भी SIP मिस नहीं की है। हर महीने, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी आपने SIP मिस नहीं की है, हर महीने 10,000 रुपए आपके इन्वेस्ट किया है। रोहिणी मैम समझ सकती हैं अब कितना पैसा हो गया आपके वो?
कुछ समझ सकते हैं आप कितना पैसा हो गया होगा आपका? दोबारा बोल रहा हूं मैं, 1995 से 10,000 रुपया महीना लगातार SIP के द्वारा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज उसकी वैल्यू है सुरेश यादव जी, आज उसकी वैल्यू हो गई है 9.57 करोड़, 9.5 करोड़ रुपया। ये एक मैजिक है सुचिता मैम। छोटा छोटा पैसा हम लंबे समय तक अगर इन्वेस्ट करते हैं SIP के थ्रू, लगातार करते हैं, मार्केट के बारे में नहीं सोचते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हमेशा करते रहते हैं, तो आगे 15-20 सालों बाद आपका वो बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। और SIP में रोहिणी मैम, मिनिमम आप 100 रुपए की SIP स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम 100 रुपया, ज्यादा नहीं चाहिए, मिनिमम 100 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप 10 लाख रुपए महीना आप डालिए चाहे, पहली बात। और दूसरा, आजकल बहुत लोगों को मैं जानता हूँ रोहिणी मैम, जो नए लड़के हैं, नए समझ जो युवा लोग हैं, वो एक SIP नहीं स्टार्ट की उन्होंने सुचिता मैम, वो एक से ज्यादा SIP स्टार्ट कर रहे हैं। और वो टारगेट ओरिएंटेड SIP है, ऐसा मतलब एक SIP स्टार्ट किए 5 साल बाद घर बनाना है, एक SIP स्टार्ट किए 7 साल बाद वेकेशन पे जाना है, एक SIP स्टार्ट की है 25 साल बाद बच्चों के लिए 4 करोड़ रुपए हायर एजुकेशन के लिए इकट्ठा करना है, और एक SIP स्टार्ट की रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। तो आप एक से ज्यादा SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल वेबसाइट पे रोहिणी में SIP कैलकुलेटर अवेलेबल है बहुत वेबसाइट्स पर, जहां अब जैसे आपको 25 साल बाद 4 करोड़ रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो आप 4 करोड़ लिख दीजिए, 25 साल समय लिख दीजिए, SIP कैलकुलेटर आपको बता देगा कि कितने महीने रुपए की आपको SIP आज स्टार्ट करनी चाहिए। तो SIP आप जितनी SIP आप अगर आराम से स्टार्ट कर सकते हैं वो आप स्टार्ट कीजिए। और जो बच्चे भी हैं आपके स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी पॉकेट मनी से, सुचिता मैम, आपके बच्चे अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपए की, 200 रुपए की एक SIP स्टार्ट करें, तो 2-4 साल बाद उन्हें पता पड़ेगा कि SIP की वैल्यू क्या होती है, या इसका इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लगातार इन्वेस्टमेंट करने की वैल्यू क्या होती है। तो SIP हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है सुचिता मैम, विशेष तौर पर युवा लोग हैं जिनके पास अभी 15, 20, 25, 30 साल बाकी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैजिक होगा अगर वो एक SIP या ज्यादा SIP टारगेट के अनुसार चलाएंगे। दूसरा, म्यूचुअल फंड की एक और फैसिलिटी होती है सुचिता मैम, उसे बोलते हैं SWP। अभी मैंने बात की SIP की, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और अब बात कर रहा हूं रोहिणी मैम मैं SIP और SWP, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। सुचिता मैम, SWP में हम धीरे धीरे पैसा विड्रा कर सकते हैं। SIP में हम पैसा जमा करा रहे थे, यहाँ SWP में हम धीरे धीरे पैसा विड्रा कर सकते हैं। और रोहिणी मैम, ये कब फायदा होता है आपको? आपकी रिटायरमेंट जिंदगी जीने के लिए, जब हमारे पास आमदनी खत्म हो जाती है, कोई पैसा होता नहीं है, लेकिन आपने रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं रोहिणी मैम? सपोज कीजिए आपने 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया रिटायरमेंट के लिए, अब आप रिटायर हो गई, आमदनी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड को एक लाइन का मेल भेज सकती हैं, चिट्ठी भेज सकती हैं कि अगले महीने से जितना पैसा आप चाहती हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया महीना, मेरे अकाउंट में 1 तारीख को ट्रांसफर कर दिया जाए, मेरे पैसे से, जो आपका म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है। वो क्या करेंगे रोहिणी मैम? आपका जितना आपने बोला है, 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा सुचिता मैम? पहला फायदा होगा, हर महीने 1 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो मुझे कम से कम जिंदगी में पैसे की परेशानी नहीं होगी, जैसे मैं जिंदगी पहले जी रही थी वैसे ही जिंदगी हम अभी भी जीते रहेंगे। और दूसरा फायदा ये होगा कि जो पैसा बाकी आपके उनके पास बचा हुआ है, वो पैसा आपका लगातार इन्वेस्टेड है, उस पैसे पे आपको ब्याज भी मिल रहा है, रिटर्न भी मिल रहा है। तो आप आगे जाके, जैसे अभी आप 1.5 लाख रुपए में चाहती हैं, हो सकता है कि आप 10 साल बाद आपको 1 लाख रुपए कम पड़ जाए, 2 लाख कम पड़ जाए, आप 3 लाख की जरूरत पड़ जाए महंगाई की वजह से, तो आप 3 लाख बढ़ा भी सकती हैं, जब चाहे जब बढ़ा घटा सकती हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो SWP एक बहुत अच्छा एक सुविधा है हमारे जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, लेकिन उसके लिए सुनील जी जरूरी है कि आप रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा पैसा इकट्ठा करें, ये बहुत जरूरी है।
आखिरी में 2 बात मैं कहना चाहता हूँ, समय हो गया है। सुचिता मैम, हमारे देश में एक बीमारी फैली हुई है, आप सब जानते हैं बीमारी क्या है। उस बीमारी का नाम है चिट फंड, कमेटीज, पोंजी स्कीम्स। ये जो है, लोग आते हैं, आपको वादा करते हैं, रोहिणी मैम आपको 15% ब्याज देंगे, आपका पैसा 3 साल में डबल कर देंगे, आपका ये फायदा होगा, आपका वो फायदा होगा। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ सुचिता मैम, वो सब लुटेरे हैं, वो आपका पैसा लूटने के लिए आए हुए हैं। कभी भी लालच में आकर गलत जगह पैसा मत लगाइए, कभी भी। आप पढ़े लिखे लोग हैं सुनील जी, आप नहीं लगाएंगे, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी मैं आप सबको देके जा रहा हूँ आज, सुचिता मैम को, रोहिणी मैम को, वैशाली मैम को, गिरी मैम को, सुनील जी को और सारे लोगों को एक सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी मैडम। और वो जिम्मेदारी ये है कि ऐसी जगह, ऐसी गलत स्कीमों में लोग पैसा ना लगाएं। और कौन लगाते हैं? सुचिता मैम आप नहीं लगाएंगे, रोहिणी मैम नहीं लगाएंगी, ज्यादातर वो लोग लगाते हैं जिनको ज्यादातर समझ नहीं होती, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आपका पियून, आपका ड्राइवर, आपका मेड सर्वेंट, आपका इलेक्ट्रिशियन, आपका दूध वाला, आपका सब्जी वाला, ये लोग बेचारे पैसे वहां लगा देते हैं किसी लालच में आकर। तो कृपया करके अपने बच्चों के द्वारा, या जो भी लोग आपके संपर्क में ऐसे आए, आज से एक शपथ ले लीजिए कि जब भी ऐसे लोग मुझसे मिलेंगे, ये बात जरूर उनसे करूंगी, भैया गलत जगह पैसा तो नहीं लगा रहे तुम, गलत स्कीम में तो नहीं लगा रहे, कभी मत लगाना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं है, आप अपना पैसा बैंक में रखो, अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखो, कम से कम उनका पैसा सुरक्षित तो रहेगा रोहिणी मैम, उनका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये आपकी मेरी सामाजिक जिम्मेदारी है। वो इस अभियान को आगे बढ़ाइए और जितने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए कि उन्हें गलत जगह पैसा नहीं लगाना है। और आखिरी में एक बात और मैं कहना चाहता हूं, और वो बात मैं बोलूंगा आज रोहिणी मैडम की तरफ से एक बात बोलना चाहता हूं। और रोहिणी मैडम ये बात आप सब लोगों को बोल रही हैं, पूरे पार्टिसिपेंट को बोल रही हैं। और वो क्या बोल रही हैं? समृद्धि मेरा अधिकार है, प्रॉस्पेरिटी योर राइट। हम सबका अधिकार है समृद्धि, हम सबका अधिकार है। सुचिता मैम, हो सकता है बदकिस्मती से हम किसी गरीब घर में पैदा हुए हों, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। गरीब घर में पैदा होना या गरीब होना में ना रोहिणी मैम अभिशाप नहीं है, इट इज नॉट ए कर्स। लेकिन गरीब होकर जीना और गरीब होकर मरना बहुत बड़ा अभिशाप है। और इस अभिशाप को हम बहुत आसानी से हटा सकते हैं। कैसे? जो आज हमने बातें की है, उन जो हमने आज विचार रखे हैं, उन बातों का मनन कीजिए, अपने पैसे को महत्व को समझिए, अपनी बचत के महत्व को समझिए, अपने बचत के निवेश को महत्व को समझिए, सही जगह लगातार निवेश करते रहिए, अपने निवेश को देखते रहिए, अपने पैसे से पैसा बनाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मैं चाहता हूँ एक बार संजय जी जरा रोहिणी मैम को अनम्यूट कीजिए पहले आप, मैं उनके विचार सुनना चाहता हूँ, तो कैसा लगा सेशन? रोहिणी मैम प्लीज अनम्यूट, आप शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लीज। और हम लोग डॉक्टर स्मिता गिरी का भी स्वागत करते हैं, जो मैडम आज दोबारा आई है हमारे प्रोग्राम में। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और मैडम ने पूरा बीड़ा उठाया कि पूरे महाराष्ट्र में आपके माध्यम से कार्यक्रम। अरे हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे मैडम। आप जैसे पार्टनर अगर जिंदगी में हमें 100-200 मिल जाए तो हम पूरे देश की हम स्थिति बदलना चाहते हैं। हमारा अभियान है ये, इसमें कोई हमारा फायदा नहीं है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं। ये इंटरेस्ट जरूर है कि आप समृद्ध बने, आप प्रॉस्पर बने। तो रोहिणी मैम अपने बारे आप जरा दो बातें बताइए, आप कैसा लगा प्रोग्राम आपको? Sir, first of all, my name is Rohini Bandage. Oh, great. Okay. Sir, such a nice session. It is a very valuable and guidance to our participants. You are giving such a nice information about how to invest money in different schemes like CPF, NSC, and SSA, Government India Floating Rate, Bharat Bond 1, Bharat Bond 2nd. According to rules, how to invest in property, real estate, storing gold, bond deals. Such a nice information, sir. And also agree with your all information, all you are giving to us. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गिरी मैम आप अनम्यूट कीजिए। गिरी मैम बहुत एक जिंदगी में उन्होंने अपने बड़ा अच्छा एक विचार रखा है अपना, तो गिरी मैम जरा अपने को अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ हाँ बोला सर।
बोलना आपको, हमें सुनना है। प्लीज सर, आपने जो अभियान ये शुरू कर दिया है, ये अभियान एक्चुअली मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये ऐसा हो ही जाता है, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना। और बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आती है कि पैसे गलत जगह पे लगा दिए, या फिर लोगों ने उनका उनके साथ गैर व्यवहार कर दिया है। तो आपने हमारे साथ भी, और हमारे विराट गिरी, संजय घोड़ावत या अदर इंस्टीट्यूट के साथ भी आपने जो भी ये अभियान शुरू कर दिया, इसकी वजह से लोगों का इम्पैक्ट, स्टूडेंट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है कि हम अभी इससे शिक्षित हो गए हैं, बहुत अवेयर हो गए हैं मनी इन्वेस्ट करने के बारे में। और बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के आपसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ये एक अलग बात आई है मेरे सामने, तो मैं आपके मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। हम म्यूचुअल फंड के बारे में अलग से बात करेंगे कभी। हाँ, और हाँ, केवल म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात कर, उसमें बड़ा समय लगता है। देखिए, ये बड़ा विषय है, कम से कम 2 घंटे म्यूचुअल फंड की बात करने के लिए चाहिए। हाँ, तो ये अभियान के साथ साथ वो भी अभियान शुरू कर देंगे। करेंगे, जरूर करें। धन्यवाद। अग्रवाल सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, बहुत बहुत विशेष रूप से। और मैं कल जा रही हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी, बात करूंगी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। रोहिणी भोसले मैडम, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा ये वेबिनार रखा है, और सब स्टूडेंट्स के लिए और हमारे कलीग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सूर्यकांत सर जी ने तो बहुत अच्छी लैंग्वेज में समझा दिया है, हम सब उसके लिए धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू मैम। सुचिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सबसे पहले कि सूर्यकांत सर जी, आपने पिछले 1-1.5 घंटे, पौना 2 घंटे तक सबको जोड़े रखा। इतना ही नहीं, आपने जो योजनाएं बताई है गवर्नमेंट की, कि वह निरपेक्ष भाव से बताई। आपका ये अंदर से आप बता रहे थे कि किस प्रकार से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिंदगी में। आपको अगर कुछ करना है या आपके भविष्य के लिए आपको कुछ रखना है, तो आपको कौन कौन सी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में हमें और हमारे छात्रों को बहुत सारी जानकारी, मौलिक ऐसी जानकारियां आज हमें इस वेबिनार के, राष्ट्रीय वेबिनार के स्तरीय मिली है, ऐसा मैं मानती हूँ। इतना ही नहीं कि आपने जैसे बताया कि इसमें हमारा लाभ है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोग समृद्ध हो, यही इनकी अपेक्षा है। ये हमें बहुत अच्छा लगा कि निरपेक्ष भाव से उन्होंने, और बहुत ही इतने देर तक वह सभी को, यानी मन में नहीं हो रहा था, सभी को इन्वॉल्व कर रहे थे, सभी को बार बार कि किस प्रकार की योजनाएं है ये समझ में आए लोगों को, इस तरह से वह प्रयास कर रहे थे। वह हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अगर इस तरह से सभी ने इन्वेस्टमेंट किया तो समृद्धि, सब समृद्ध हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास होता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मेरा जो आज का कार्यक्रम था सुचिता मैम, ये केवल लोगों को थोड़ा सा जागृत करना था, समृद्ध करना था। ये कार्यक्रम, ये यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ है। आप अब इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी लीजिए, वेब पे जाइए, गूगल पे जाइए, पढ़िए पूरा। मेरे कहने से मत कीजिए बिल्कुल भी, आप समझिए, वो बहुत जरूरी। पैसा आपका है, अल्टीमेटली पैसा आपका है, तो हर योजना को अच्छी तरह समझिए, और जो योजना आपके लिए उपयोगी है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। उसका मेरा आग्रह केवल इतना है कि थोड़ा सा आगे बढ़िए, पैसा आपका है। क्योंकि 1-2 तरह के लोग होते हैं, गिरी मैम बहुत अच्छी तरह जानती हैं। गिरी मैम, 2 तरह के लोग होते हैं सुचिता मैम। हाँ। एक तरह के लोग होते हैं, ज्यादातर लोग वैसे ही होते हैं। वो कैसे होते हैं? स्टेडियम में जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ताली बजाते हैं, घर आ जाते हैं। एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, खिलाड़ी हैं जो अंदर खेलते हैं। फायदा किसको होता है? केवल खिलाड़ियों को फायदा होता है। तो आप खिलाड़ी बनिए, आप इन्वेस्टर बनना भी खिलाड़ी बनना है। तो मैं रोहिणी मैम को ये बोलूंगा कि आप दर्शक मत बनिए, आप खिलाड़ी बनिए। आप भी आगे बढ़िए, अपनी समझ बढ़ाइए, अपनी सूझ बढ़ाइए, उसके समझ और सूझ से और एक पक्का वादा कीजिए कि मुझे जिंदगी में समृद्ध होना है।
मुझे पैसा चाहिए, पैसा अच्छा, ईमानदारी से पैसा कमाना कुछ भी गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। तो इसमें हम बेईमान ना करें, बदमाशी ना करें, गलत काम ना करें, ईमानदारी से पैसा बनाने कौन मना करता है? अच्छा, और बनाना चाहिए, अच्छी तरह जीना हमारा अधिकार है। हम अच्छे घर में जीना, अच्छी गाड़ी होना, अच्छे घर में रहना, कोई गलत बात नहीं है इसमें। उसके लिए आपका प्रयास चाहिए, सबका प्रयास चाहिए, और प्रयास लगातार चाहिए, एक दिन के प्रयास से काम नहीं बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्मिता सुनील जी, मैडम, आप डॉक्टर सुनील जी आप स्मिता भी हमारे मैडम जी साथ का रहे एक भी बार। धन्यवाद। मैडम थैंक जरा यू जी सर, सुनील जी नमस्कार को मैं सर। जरूर चाहूंगा एक बार जी सुनील जी से। हाँ, इस समय सुनील देवराट सर, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ सर। आज आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा सर, और जो हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ। जिस तरह से आज की जो युवा पीढ़ी है दूसरे कार्यों में जैसे लगी है, तो आपने जो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लान बताया सर और सेविंग प्लान बताया, वो जो कि अपनी 20 से 25 साल की जो लाइफ है वो बचा सकते हैं और आने वाले 20 से 30 सालों में एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, उत्तराखंड से अगर आपकी अगर सेवा ले, तो आपको अगर एक बार वेबिनार के माध्यम से अगर आपको सर अरे यहाँ पर ये अगर बुलाए ये तो ये डॉक्टर संजय अग्रवाल आपके उत्तराखंड से ही है साहब, देहरादून से ही है ये। बिल्कुल। आप कौन से विभाग में हैं आप? सर हायर एजुकेशन में सर। हाँ ठीक है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। संजय जी आप अपना मेल आईडी डाल दीजिए, ये सुनील जी आप अपना मेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर डाल दीजिए, आपसे संजय जी कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। ओके सर, धन्यवाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई प्रश्न आए किसी का। हाँ, एक जयवीर जी का प्रश्न है सर, वो हाँ। जानना चाहते हैं कि टर्म प्लान के लिए मिनिमम एज क्या है? कोई एज नहीं है, आपका 18 साल होना चाहिए पहली बात, और उससे ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए। इंश्योरेंस हमेशा कमाने वाले का होता है, स्टूडेंट का इंश्योरेंस नहीं होता है। तो जो आदमी अर्न कर रहा है, मतलब पर्सन हैज टू बी अर्नर, ही हैज टू अर्न समथिंग, और जितनी आपकी आमदनी होगी उतना ही टर्म प्लान मिलेगा। सुचिता मैम, ऐसा नहीं है अगर मैं 10 करोड़ का लेना चाहूँ, मेरी आमदनी 10 लाख रुपए, तो कोई मुझे टर्म प्लान नहीं। क्यों कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, अगर मेरी डेथ हो गई तो 10 करोड़ रुपए देना पड़ेगा मेरे परिवार को। तो वो जब ही देंगे जब पहली बात तो मेरी आमदनी ज्यादा है, और दूसरा मैं प्रीमियम दे पाऊंगा। इसलिए कोई एज नहीं है, 18 साल की एज होनी चाहिए, और वो कमाने वाला होना चाहिए। और प्रश्न किसी का? बाकी सुपर्णा मैडम ने हमें धन्यवाद ज्ञापित करा है। सुपर्णा मैम, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहें। ये किसी ने पूछा है NAV। हाँ, NAV क्या है सर? नेट एसेट वैल्यू। ये बेसिकली ये टेक्निकल। हाँ बोलिए। आवाज जात नहीं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए सुपर्णा। धन्यवाद सर। सुचिता मैम ने बहुत अच्छा, और आपकी आयोजन समिति ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का है? NAV के बारे में है सर। NAV अब वो मैंने बता दिया, नेट एसेट वैल्यू। आज उसकी कीमत क्या है, ये टेक्निकल बातें हैं। वो अगर ये कुछ अलग से समझना चाहते हैं तो उनके बच्चों के लिए हम एक टेक्निकल सेशन भी रखेंगे। सुचिता मैम, अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो सिक्योरिटी मार्केट के बारे में प्योरली टेक्निकल बातें करेंगे। सिक्योरिटी मार्केट क्या है, कैसे चलता है, वैल्यूएशन कैसे होता है, मार्केट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, वहां हम बात करेंगे। जरूर जरूर। गुड आफ्टरनून सर, मैं डॉक्टर JB पाटिल बोल रहा हूँ, सरूड कॉलेज। नमस्कार पाटिल साहब। सर मैंने सरूड में आपका एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं खुद वहां नहीं था क्योंकि उस दिन मेरा प्रोफेसर का इंटरव्यू था। ओहो, अच्छा। तो फिर क्या रहा? तो आप प्रोफेसर बने नहीं बने, पहले ये बताइए। हाँ, हम प्रोफेसर भी बने, और दूसरी बात यह है 6 महीने के बाद मैं रिटायर भी होने वाला हूँ। अरे वाह। तो और टोटल मैं आपके लिए 3 बातें बताना चाहता हूँ, आप नोट कर लें अगर आपने बात की है तो। जो लोग रिटायरमेंट के आसपास हैं, या सुचिता मैम जिनका रिटायरमेंट में 5 साल बाकी हैं, 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ पाटिल साहब। पहली बात तो 15 लाख रुपए आप डालिए सीनियर सिटीजन स्कीम भारत सरकार में, उसका 7.4% इंटरेस्ट है। ओके। दूसरा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी भारत सरकार की योजना बता रहा हूँ, प्राइवेट कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं।
ओके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, यहाँ आप डालिए, यहाँ भी 9.4% इंटरेस्ट है और हर महीना 9,240 रुपए की आपको 10 साल तक पेंशन मिलेगी 15 लाख रुपए में। ओके और 15 लाख अगर आपकी पत्नी भी सीनियर सिटीजन है तो उनके नाम से भी डाल सकते हैं। ये दोनों केवल सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूं सर मैं, पाटिल साहब। ओके ओके। और तीसरा है गवर्नमेंट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। गवर्नमेंट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा आप डाल सकते हैं। यहाँ भी 7.15% आपको ब्याज मिलेगा और हर 6 महीने में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके ये 3 बातें मैंने गवर्नमेंट की बताई। और अगर आपके पास कुछ रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं आपकी पेंशन भी जरूर होगी, तो फिर आपके पास थोड़ा पैसा सरप्लस रहेगा, तो कुछ पैसा 10, 15, 20 लाख रुपया अगर आप डाल सकते हैं तो अच्छे हाइब्रिड फंड में डालिए। हाइब्रिड फंड, ना इक्विटी में डालिए ना डेट में डालिए, हाइब्रिड फंड में डालिए। तो हाइब्रिड फंड में कुछ, हाइब्रिड फंड क्या होता है? हाइब्रिड फंड होता है सर, म्यूचुअल फंड का एक पार्ट होता है जहां कुछ पैसा आपका इक्विटी में जाता है, कुछ पैसा आपका डेट में जाता है। तो हाइब्रिड फंड में एक सब कैटेगरी होती है, हाइब्रिड फंड कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव में क्या होता है, 70% पैसा आपका डेट में जाता है, 30% पैसा आपका इक्विटी में जाता है। तो वहां आपका रिस्क बहुत कम होता है और रीजनेबल रिटर्न मिल जाता है। ओके। तो 10-15 लाख रुपए अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो उसमें डालिए। ये 4-5 स्कीमें जहां आप अपना पैसा डाल के रखिए। रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। ओके सर, मेरे को सवाल है, अभी जो एनएवी का आपने बता दिया, ये म्यूचुअल फंड में और जो भी हम लार्ज स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, कम से कम 10-12 महीने सेशन आपके अटेंड किए हैं, थोड़ा सा अभी मैं भी जानकारी रखता हूँ। ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इसका डायरेक्ट असर म्यूचुअल फंड पर होता है क्या? सर ये असर नहीं होता, ये म्यूचुअल फंड यही है। निफ्टी 50 का मतलब जितना निफ्टी 50 में मूवमेंट आएगा उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। बैंकिंग म्यूचुअल फंड का मतलब आपका पैसा केवल बैंकिंग कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाएगा। ओके। तो अब कई आदमी चाहते हैं मेरा पैसा, मैं तो बैंक बड़े अच्छे चल रहे हैं उसमें लगाऊंगा। अब कई लोग चाहते हैं मैं मेरा पैसा फार्मा सेक्टर में लगाऊंगा। कई लोग कहते हैं मेरा पैसा मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाऊंगा। कई लोग कहते हैं मेरा पैसा मैं तो केवल आईटी सेक्टर में लगाऊंगा। हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। तो जहां आपको लगता है वहां पैसा लगाए, लेकिन वो फिर कह रहा हूं आपके लिए नहीं है। वो जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं उसके लिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लें। ये रोहिणी मैडम जैसे लोगों के लिए, युवा हैं, ये इक्विटी में लगाने की जरूर सोच। हाँ, सुचिता मैम भी 5-10% सोच सकती हैं, ज्यादा नहीं। ओके। अभी जो मेरा जो म्यूचुअल फंड है ना, एक है NIMF, वो रिटायरमेंट फंड है 5 ईयर के लिए। हाँ, निम NIF। और दूसरा है UTI मिड कैप। सब इंडिविजुअल स्कीम के बात करना प्रोग्राम में ठीक नहीं रहेगा, वरना फिर लोग ये समझेंगे हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं या मैं उसको अच्छा या बुरा बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक नहीं लगेगा। इंडिविजुअली ठीक, हम व्यक्तिगत हम बात कर सकते हैं। आप संजय जी के संपर्क में रहिए, वो मेरा नंबर आपको दे देंगे। तो हम व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली क्योंकि उसमें बड़े इनडायरेक्टली लोग कहेंगे आप किसी की इसकी मार्केटिंग कर रहे हो या आप इसको बुरा बता रहे हो। अच्छी स्कीम है, आप इसको बुरा बता रहे हो। अच्छा, राइट, यस, यू आर राइट। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा आपने समझा दिया है लोगों का। और ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, अगर वो यंग जनरेशन अभी से शुरू करेंगी तो आगे जाकर बहुत सारा पैसा कमाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आप सभी का, सुचिता मैम आपका दोबारा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं म्यूचुअल फंड पर हमारे कॉलेज में और एक सेमिनार हो, इसके लिए कोशिश करूंगा। हम करेंगे, जब भी आपकी हम दोनों की सुविधा होगी हम जरूर करेंगे। हाँ, सब्जार सर के साथ मेरी बात हुई थी, लेकिन वो टाइम एडजस्ट हम नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, करेंगे। मेरा मार्च में कोई डेट खाली नहीं है, अप्रैल में आखिरी में 15 अप्रैल तक कोई डेट खाली नहीं है। ओके, उसके बाद करेंगे। उसके बाद में कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो सुचिता मैम इसको खत्म कीजिए फिर आखिरी में। हाँ, ठीक है। अभी जैसे हम अंतिम पड़ाव की ओर आ रहे हैं, तो
जैसे सूर्यकांत शर्मा जी ने हम सभी के प्रश्नों पर भी चर्चा की है, उनके प्रश्न हल करने का प्रयास भी किया है, काफी हद तक हल किए हैं जितने भी प्रश्न आए हैं, और जितने भी पार्टिसिपेंट है वे सभी इनके विचारों से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और जैसे शर्मा सर जी ने बताया कि आगे भी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे इस अपेक्षा के साथ। और नेशनल एंथम, ये हमारा राष्ट्रीय गान जो है, उसके साथ ये समारोह संपन्न होगा। विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा भव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे तब जय गाथा जन गण मंगल मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला महाविद्यालय कस्बा बीड़ थैंक यू सर, थैंक यू सभी सर। को बहुत बहुत धन्यवाद। गिरी मैडम का विशेष आभार, सुचिता मैम का विशेष आभार, और सब बाकी सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद स्मिता मैम। थैंक यू सर। Thank you everyone. Kindly fill the feedback link and you will receive the certificate. थैंक यू सर। Thank you.